सोचिए, एक समय था जब ब्रिटिश एम्पायर को द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स कहा जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको भारत जैसे साम्राज्य को छोड़ना पड़ा? क्या ये सिर्फ गांधी जी के पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है, या फिर इसके पीछे और भी कुछ था जो आपको नहीं पता, या फिर आप लोगों से छुपाया गया है? आज के इस वीडियो में हम वही असली कहानी एक्सप्लोर करेंगे। और एक मिनट, अगर आप सोचते हैं कि ये कहानी बस एक इंडिपेंडेंस डे स्पीच के जितनी सिंपल है, तो रुकिए, ये वीडियो आपके होश उड़ा देने वाली होगी। आपको शायद पता ना हो, पर 1946 में हुए एक छोटे से इलेक्शन ने पूरे भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर को बदल कर रख दिया। और आपको तो ये तक नहीं बताया होगा कि डायरेक्ट एक्शन डे के एक दिन में कितने लोग मारे गए थे। ये ऐसा सवाल है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में शायद ही सिखाए गए होंगे। और एक और शॉकिंग चीज़ बताऊं, ब्रिटिश ने 200 साल पहले अपने राज के दौरान भारत के जीडीपी का लगभग 90% तक लूट लिया था। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब बातें हम अभी समझने वाले हैं। एक और बात, इस कहानी में बहुत से लेयर्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स का इम्पैक्ट, भारत के लीडर्स के बीच की पॉलिटिक्स, और सबसे ज़्यादा एक इंसानी कॉस्ट जो पार्टीशन के दौरान भारत ने भुगता। इन सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। भारत ब्रिटिश के लिए सिर्फ एक कॉलोनी नहीं था, ये उनका इकोनॉमिक पावर हाउस था। 1750s तक भारत दुनिया की जीडीपी का 23% प्रोड्यूस करता था। लेकिन फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद क्या हुआ वो हिस्ट्री आप लोगों के सामने है। क्या आपको पता है, बंगाल फेमाइन ऑफ 1770 जो ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण और भी सेवर हुई, उसमें लगभग 10 मिलियन लोगों की जान गई। ये एक सिस्टमैटिक लूट का नतीजा था जो उन्होंने टैक्स और रिसोर्सेज के नाम पर किया। अब ज़रा सोचिए, अगर आप 1940s के एक आम भारतीय होते तो आप क्या करते? एक तरफ ब्रिटिश का ऑपरेशन था और दूसरी तरफ एक डिवाइडेड भारत जिसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक एक्सप्लोजिव मिक्स हो रहा था। अभी तक जो सुना वो तो बस शुरुआत है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इमेजिन करिए, अगर आज के टाइम पे भारत जैसे देश के सारे रिसोर्सेज एक ही कंपनी ले रही होती, तो आज के ज़माने में तो शायद अमेज़न या फेसबुक जैसी कंपनी भी ये देखकर जेलसी फील करती। ब्रिटिशर्स भारत में सिर्फ ट्रेड करने के नाम पर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के इनिशियल मोटिव सिर्फ प्रॉफिट्स ही कमाना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए। और उन्होंने अपनी पॉलिसी कैसे चलाई? डिवाइड एंड रूल। ये उनकी एक सक्सेसफुल पॉलिसी रही है जिसके घाव के निशान आज तक मिट नहीं पाया है। आप इमेजिन करिए, एक कंपनी जो आज के ज़माने में अमेज़न या फेसबुक के बराबर समझी जा सकती थी, उनके पास एक पूरा देश कंट्रोल करने का पावर था। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल को स्टेबलाइज कर ही लिया था, लेकिन फिर लोगों ने ऐसे कदम उठाए जिसे आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। मंगल पांडे और झांसी की रानी जैसे लोगों ने ब्रिटिश को पहला बड़ा झटका दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ऑफिशियली भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जो पहला कदम लोगों ने उठाया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके बाद ब्रिटिशर्स और भी सतर्क हो गए थे एंड उन्होंने और भी ज़्यादा हार्श पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन क्या 1857 के बाद लोग चुप बैठे थे? बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस का एक नया चैप्टर शुरू हुआ और गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स उसके की प्लेयर्स बन गए। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए और उन्होंने एक नए तरीके की पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस की, नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो ब्रिटिशर्स के लिए एक नया चैलेंज बन गई। सुभाष चंद्र बोस का आईएनए एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था जो वायलेंट स्ट्रगल के जरिए फ्रीडम को वापस लाना चाहता था। और इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भारत की फ्रीडम मूवमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फाइट बन गई। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। क्या आप जानते हैं, ये वॉर ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक एंड गेम बन गया था। चलिए समझते हैं कैसे। वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिश एम्पायर को तोड़ कर रख दिया था। एक तरफ उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी और दूसरी तरफ भारत के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट और नेवल म्यूटिनी जैसे इवेंट्स उन्हें डरा रहे थे। एक और चीज़ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 जिसमें 3 मिलियन लोगों की जान गई, वो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ का एक और फेलियर था। ये फेमाइन के टाइम पर भी ब्रिटिश भारत से रिसोर्सेज ब्रिटेन भेज रहा था। ये एक एम्पायर की ग्रिड और इनसेंसिटिविटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन 1945 के बाद का फेज सबसे क्रूशियल था। एक तरफ इंडियन लीडर्स का प्रेशर था और दूसरी तरफ ब्रिटेन का अपना सर्वाइवल का सवाल। और पार्टीशन का डिसीजन कैसे लिया गया और ये डिसीजन कितना ट्रेजिक था। 1947 का साल एक टर्निंग पॉइंट था।
ब्रिटिश जो एक यूनाइटेड इंडिया छोड़कर जाना चाहते थे, उन्होंने पार्टीशन का एक क्विक फिक्स निकाला, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? लाखों लोगों की जान गई और 14 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन था जो आज तक कोई भुला नहीं पाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टीशन के दौरान कम्युनल वायलेंस इतनी ज़्यादा थी कि पूरे रीजन्स खाली हो गए। लाहौर से लेकर कोलकाता तक हर जगह लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन का इंसानियत पर असर था। और सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात यह थी कि पार्टीशन एक ऐसे प्लान प्रोसेस का रिजल्ट था जो लोगों की ज़िंदगियों को निगलेक्ट करता था। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम पार्टीशन के स्कार्स को फील करते हैं। लेकिन एक और सच ये है कि भारत ने एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में अपना सफ़र शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स में भारत का एक नया आइडेंटिटी बन रहा है। लेकिन हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी एक इवेंट नहीं था, ये एक प्रोसेस थी जो आज तक चल रही है। यूनिटी और प्रोग्रेस के लिए हमारे लीडर्स और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये थी असली कहानी कि कैसे ब्रिटिश भारत छोड़कर गए थे। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो हमारे अगले वीडियो पर ज़रूर जाइए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विल दिस एस्ट्रॉइड एंड अर्थ इन 2038। ये एक और फैसिनेटिंग टॉपिक है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। एंड स्क्रीन पर क्लिक करिए और एक्सप्लोर करिए।